गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ गोविंद सर फ्रॉम तक्षशिला पब्लिक स्कूल। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका यूज़ बहुत पुराने समय से हमारे डे टू डे लाइफ में होता चला आ रहा है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रोबेबिलिटी, अ चांस टू हैपन। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा काम हो सकता है, कौन सा काम नहीं हो सकता है तो कितने परसेंट हो सकता है, कितने परसेंट नहीं हो सकता है, इन सब के बारे में हम जज करते हैं या इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सपोज़ कीजिए आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आपने एग्ज़ाम्स कंप्लीट किए, एग्ज़ाम्स आपके अच्छे हुए, ख़राब हुए, इन सब की पॉसिबिलिटी कौन तय करेगा? आपके मार्क्स तय करेंगे। ठीक है, आपके 70% आने की पॉसिबिलिटी है या 80% आने की पॉसिबिलिटी है, 90% आने की पॉसिबिलिटी है या 40% आने की पॉसिबिलिटी है। ये सारे की सारी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं डे टू डे लाइफ में, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हम इन्हीं सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा काम कितना हो सकता है या नहीं हो सकता है तो कितने परसेंट हो सकता है या श्योरली हो सकता है। इन सारी कंडीशंस के बारे में हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के कई सारे स्टेप्स में कंप्लीट किया जाता है। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हम उस काम को अज्यूम करते हैं कि हाँ, हमें ये काम करना है। ठीक है, फिर उस काम को ट्राई करते हैं। ट्राई करने के बाद हम एक प्रोसेस करते हैं। ठीक है, कि हमने काम किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स निकल के आते हैं। ठीक है, उन रिजल्ट्स के ऊपर हमारी प्रोबेबिलिटी हम बनाते हैं कि कौन सा काम कितने परसेंट हमारा सक्सेसफुल हुआ, कितने परसेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मिला के, इस पूरी प्रोसेस को मिला के जो हमारे पास एक सर्टेन वैल्यू निकल के आती है या एक सर्टेन पॉसिबिलिटी निकल के आती है किसी भी काम को करने या होने की। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे हमारा डे टू डे लाइफ में पूरा प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है कि कौन सा काम कितने परसेंट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। ये सारे की सारी चीज़ हमारी आज के टॉपिक पे डिपेंड कर रही है, जो है प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। इस टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम आप शुरू करने जाओ, सपोज़ करो एक क्रिकेट मैच होना है, तो उस क्रिकेट मैच को होने के लिए सबसे पहले हम डेट वगैरह डिसाइड करते हैं ना, कहाँ होना है, कैसे होना है, किस टीम के साथ में होना है। तो ये सारे एजम्पशंस होते हैं। एजम्पशंस के बाद हम एक एक्सपेरिमेंट यानी मैच को सेट करते हैं, उसी को एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं। ठीक है, वेल डिफाइन आउटकम्स का मतलब एक डेफिनेट रिजल्ट्स निकालते हैं। ठीक है, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, सपोज़ करो आप एक कॉइन को टॉस करते हो, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट हुआ। आपने एक्सपेरिमेंट क्या किया है? कॉइन को टॉस करने का। ठीक है, अब कॉइन को टॉस करने के बाद जो आपको रिजल्ट में मिलेगा वो क्या मिलेगा? या तो आपको मिलेगा हेड्स या तो मिलेगा टेल्स। ठीक है, तो ऐसे केस में इफ़ वी टॉस अ कॉइन then we can get head or tail. So in the experiment of tossing a coin, the well defined outcomes are either head or tails. ठीक है, तो या तो आपको हेड मिलेगा या आपको टेल मिलेगा। तो ये आपके वेल डिफाइंड आउटकम्स हैं, क्योंकि हेड को आप हेड ही कह सकते हो, टेल्स नहीं कह सकते, हमको पता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने काम को अज्यूम करके करते हैं और उस काम के रिजल्ट यानी वेल डिफाइंड आउटकम्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं आपके दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, नाम से ही पता लग जाता है, इसमें रिजल्ट पहले से ही डिटरमाइंड होता है कि क्या आ सकता है। और दूसरा होता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसमें आपको पता नहीं होता है कि क्या रिजल्ट आएगा। इसके लिए एक एग्जांपल मैं आगे आपको दूंगा। सो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट
इज़ एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल रिजल्टेंट आउटकम्स आर सेम, यानी जो भी रिजल्टेंट आउटकम निकलने वाले हों वो सारे के सारे सेम होते हैं। यानी आपको पहले से पता होता है कि आप जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसमें हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट निकल रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में आपको सेवरल आउटकम्स मिलते हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स मिलते हैं, और इन रिजल्ट्स के बारे में आपको पता नहीं होता है कि क्या क्या मिल सकते हैं। यानी डे टू डे लाइफ में हम जो भी काम करते हैं किसी रिज़ल्ट की होप में या एक रिज़ल्ट ऑब्टेन करने के लिए, वो सारे के सारे हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो डिटर्मिनिस्टिक जिसमें आप डिटर्मिंड हो कि हाँ रिज़ल्ट आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, और रैंडम जिसमें आप डिटर्मिंड ना हो कि रिज़ल्ट आपको ये मिलेगा ही। आपने एक काम किया और आपके बहुत सारे रिजल्ट्स ऑब्टेन हो सकते हैं। ठीक है। हो सकता है आपने काम पूरी मेहनत से किया तो वो एक पॉसिबल आउटकम में कन्वर्ट हो जाए, आपकी श्योरिटी बन जाए। ठीक है। हो सकता है ना भी हो, या हो सकता है कुछ हद तक हो जाए, कुछ हद तक ना भी हो। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करिए आप खाना बनाने गए। ठीक है। तो खाना बनाते टाइम अगर आप बहुत अच्छे कुक हैं तो आपको पता है कि आपका खाना अच्छा बनेगा ही बनेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खाना ख़राब भी बन जाता है। तो जब खाना ख़राब बन जाता है तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स में जब आपको पता ही नहीं है कि आपका खाना कैसा बनेगा, भले आपने कितनी भी मेहनत की हो, उसके सेवरल आउटकम्स निकल सकते हैं। हो सकता है थोड़ा अच्छा बने, हो सकता है और अच्छा बने। ठीक है। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें हमें मिलते तो बहुत सारे आउटकम्स हैं लेकिन हम श्योर नहीं होते हैं कि कौन सा आउटकम आने वाला है। वी आर नॉट नोइंग अबाउट द आउटकम्स। ठीक है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, देखिए डिटर्मिनिस्टिक में सपोज़ कीजिए आपके पास एक कॉइन है। ठीक है। जैसे आपने शोले मूवी में देखा होगा कि अमिताभ बच्चन के पास एक कॉइन होता है जिसपे दोनों तरफ सेम पिक्चर बनी होती है, यानी हेड्स होता है दोनों तरफ। ठीक है। तो वो एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है, यानी आप कभी भी सिक्का उछालोगे या कॉइन टॉस करोगे तो आपका हेड ही आएगा। ठीक है। तो वो एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हुआ। सपोज वी हैव अ कॉइन हुज बोथ साइड्स आर सेम, लाइक बोथ साइड्स पे हेड है। ठीक है। तो ऐसे केस में जब भी आप कॉइन को टॉस करोगे तो ऐसे केस में आपको हेड ही मिलेगा। सो यू नो अबाउट द रिजल्ट कि भाई कौन सी चीज़ आएगी। ठीक है। तो ये आपका डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हो गया। लेकिन जब आप एक ऐसा कॉइन लेते हो जिसपे एक तरफ हेड है या दूसरे तरफ टेल है, या आप एक डाई लेते हो। ठीक है। और जब आप डाई को रोल करते हो तो डाई पे तो 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, या 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको पता नहीं है कि क्या आएगा। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें सेवरल रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। हो सकता है रिजल्ट आपके फेवर में हो सकता है रिजल्ट आपका फेवर ना करे। तो ऐसे केस में इन तरीके के इवेंट्स को हम कहते हैं इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम कुछ वेल डिफाइंड रिजल्ट्स को ऑब्टेन करते हैं, कुछ ट्रायल्स करके, कुछ काम करके, कुछ प्रोसेस करके। ठीक है। तो इस तरीके के प्रोसेस को, यानी रिजल्ट ऑब्टेनिंग प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। अगर रिजल्ट हमें पहले से पता है, यानी हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जिसमें रिजल्ट वही आए जो हम चाहते हैं, या हमें पहले से ही पता हो कि यही आएगा, तो उस तरीके के एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। और ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें पता नहीं है कि रिज़ल्ट क्या आएगा, लेकिन हम रिज़ल्ट को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं और हमें सेवरल आउटकम्स मिलते हैं, उस तरीके के एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये डिफरेंस था बिटवीन रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ट्रायल क्या होता है। मैंने अभी आप एक वर्ड यूज़ किया था, ट्रायल। ठीक है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो सबसे पहले हम काम को अज्यूम करते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं, कुछ काम करते हैं। जैसे अगर आपने डाई को रोल करना है और आउटकम्स निकालने हैं, तो डाई को रोल करना एक प्रोसेस हुई, उसके ज़रिए आउटकम निकल आया, तो पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है। तो ट्रायल क्या होता है, जब आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो तो वो पूरी प्रोसेस को हम ट्रायल कहते हैं। जैसे सिक्के को उछालना यानी कॉइन को टॉस करना, ट्रायल हुआ। डाई को रोल करना, ट्रायल हुआ। ठीक है। कार्ड्स में से एक कार्ड निकालना, ट्रायल हुआ। खाना बनाना, ट्रायल हुआ। रिजल्ट क्या हुआ उसका, अच्छा बना या नहीं बना, तो वो पूरा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमने किया काम को अज्यूम,
फिर हमने उसमें ट्रायल्स लगाए अपने, और ट्रायल के बाद जब हमें रिजल्ट्स निकल के आए तब हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट बन गया। ठीक है, तो ट्रायल क्या होता है? व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट देन इट इज़ कॉल्ड अ ट्रायल। ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना इज़ अ ट्रायल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉइन को टॉस करते हो या डाई को थ्रो करते हो तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना ट्रायल होता है। यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो काम हम करते हैं दैट इज़ अ ट्रायल, और उस काम को करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इवेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैं फिर से कर लेता हूँ। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को करने के लिए अज्यूम करते हैं, एजम्पशंस लेते हैं। उसके बाद हम ट्रायल्स करते हैं, ट्रायल्स करने के बाद रिजल्ट्स ऑब्टेन करते हैं जिससे पूरा हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो रहा होता है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो एक्सपेरिमेंट के एंड में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, ये किस तरीके के रिजल्ट्स होते हैं? ये वो सारे रिजल्ट्स होते हैं जो कि आपको फेवर भी कर सकते हैं और फेवर नहीं भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स को हम कहते हैं आउटकम्स या इवेंट्स या चांसेस। ठीक है, सो व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट द ईच एंड एवरी आउटकम प्रोड्यूस्ड इज एन इवेंट। यानी जब हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जो भी हमारे पास आउटकम्स निकल के आते हैं वो सारे के सारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, एक आउटकम निकल के आया तो एलिमेंट्री इवेंट, एक से ज़्यादा आउटकम्स निकल के आते हैं किसी भी ट्रायल में तो कंपाउंड इवेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी जैसे आपने एक सिक्का उछाला, कॉइन उछाला, और ऐसे केस में आपके पास या तो हेड मिलेगा एक बार में या टेल मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर सिक्का उछालने पे हेड्स आता है तो भी एलिमेंट्री इवेंट, सिक्का उछालने पे टेल्स आता है तो भी एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इवेंट्स क्या होता है? जब आपको ट्रायल करने पे एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं तो ऐसे केस में इवेंट को हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट। जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि जब आप एक डाई को रोल करते हो, ठीक है, तो और मैं आपसे कह दूं कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालो इवन नंबर आने की, तो इवन नंबर एक डाइस के ऊपर 6 नंबर्स होते हैं 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए उसमें इवन नंबर्स कौन से हैं? 2 है, 4 है और 6 है। तो यानी जब हम डाई को रोल करते हैं और हम कहते हैं इवन नंबर निकालना, तो इवन नंबर के केस में आपका 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ऐसे केस में आपके पास जो पॉसिबिलिटी है वो एक से ज़्यादा हैं। जब पॉसिबिलिटी आपकी एक से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे केस में जो भी आपका इवेंट होता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट। और जब आपको एक ही पॉसिबिलिटी मिलती है तो ऐसे केस में जो भी इवेंट होता है हमारा उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। तो इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स वो सारे आउटकम्स होते हैं जो कि हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के तौर पे मिलते हैं, उन्हें हम इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम दो तरीके से देखते हैं, एक होते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स और दूसरे होते हैं हमारे कंपाउंड इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं? जब आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो या ट्रायल्स के थ्रू एक्सपेरिमेंट करो और ऐसे केस में आपके पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बने, जैसे हमने कॉइन का केस लिया था, जब आप सिंगल कॉइन को टॉस करोगे तो आपके पास या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा। तो ऐसे केस में जो भी आपके पास पॉसिबिलिटी बनी वो है एक, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके के इवेंट को आप बोलोगे एलिमेंट्री इवेंट। और जब मैंने आपसे कहा था कि डाई का केस लेते हैं तो ऐसे केस में एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनने के चांसेस बनते हैं जब हम कंपाउंड पॉसिबिलिटीज़ लेते हैं, जैसे हम इवन नंबर निकाल रहे हैं या ऑड नंबर निकाल रहे हैं या प्राइम नंबर निकाल रहे हैं या मल्टीपल्स निकाल रहे हैं या फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो ऐसे केस में एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। जब एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं तो आपके पास जो भी इवेंट आता है उसे हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। So on rolling a die, if it is asked to find the probability to get an even number or odd number, then there is possibility to have compound events because there are more than one outcomes या more than one events। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सैम्पल स्पेस के बारे में। क्या होता है सैम्पल स्पेस? ये वर्ड आपने नया सुना है इस साल। ठीक है, हालांकि इस बारे में बहुत डिटेल में आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सैम्पल स्पेस होता क्या है। आपने क्लास 7th में, क्लास 8th में जब प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने टोटल पॉसिबिलिटीज़ निकालना सीखा होगा। ठीक है, चाहे आप डाई को रोल करते हो तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, कॉइन को टॉस करते हो तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो जब हम उन
पॉसिबिलिटीज़ को एक सेट फॉर्म में लिखते हैं या एक ग्रुप करके लिखते हैं, तो इस तरीके के ग्रुप को हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। ठीक है, क्या होता है सैम्पल स्पेस? अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, जिसमें फेवरेबल भी आ जाएंगे और नॉन फेवरेबल भी आ जाएंगे। तो इस तरीके का एक जो ग्रुप होता है या एक जो सेट होता है उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप एक डाई को रोल कर रहे हो तो ऐसे केस में पॉसिबल आउटकम्स को कैसे लिखोगे आप? S इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ब्रैकेट्स में लिखोगे। तो ये आपका एक ग्रुप बन गया जिसे हम कहते हैं सेट। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप नंबर्स को लिखते हो तो ऐसे केस में जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ का जो एक सेट बनता है उसे हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है अजम्पशंस के बारे में, अभी हमने पढ़ा है इवेंट्स के बारे में, एक्सपेरिमेंट ट्रायल्स के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू बी हैपन। ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी उसके पॉसिबल होने के चांसेस पे डिपेंड करती है कि वो कितना पॉसिबल है। ठीक है, कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, कितने % उसमें पॉसिबिलिटी है होने की या बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी है नहीं है होने की। तो ऐसे केस में हम उस इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट भी कह देते हैं। तो यानी जब आपके पास टोटल इवेंट्स होते हैं, उन टोटल इवेंट्स में आपके पास कुछ फेवरेबल इवेंट्स या फेवरेबल आउटकम्स होते हैं जो आपकी कंडीशन को फेवर करते हैं। तो ऐसे केस में आप उन फेवरेबल आउटकम्स से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं आपके इवेंट के कंप्लीट होने की। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू बी हैपन। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी के केस में। ठीक है, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी में हम फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं आपका, जिससे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है देखिएगा ध्यान से। मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि एक हमने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें n ट्रायल्स लिए, यानी टोटल हमारे पास जो आउटकम्स हैं या ट्रायल्स हैं वो हमने n लिए हैं। ठीक है, और उसमें से a जो है वो एक ऐसा इवेंट है जो हमारे होने की पॉसिबिलिटी बताएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में इस a इवेंट के पॉसिबल होने के लिए हमारे पास m फेवरेबल आउटकम्स आते हैं, यानी m ट्रायल्स में ये a इवेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में जो प्रोबेबिलिटी बनेगी आपकी इवेंट A की, इसे हम ऐसे डिनोट करेंगे PA। यानी जैसे सपोज कीजिए अगर आपने एक डाई को रोल किया और आपको इवन नंबर्स निकालने हैं, तो वो इवन नंबर्स हो गए आपके इवेंट A। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर कैसे निकालोगे? आप अपने फेवरेबल चांसेस ऊपर रखोगे और उनको डिवाइड कर दोगे टोटल चांसेस से, यानी टोटल आउटकम्स से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल आउटकम्स लिए हैं n, क्योंकि n ट्रायल्स हुए हैं टोटल किसी भी इवेंट के लिए। अब उसमें आपके फेवर में कंडीशंस कितनी बन रही हैं? m। ठीक है, ताकि आपका इवेंट A पॉसिबल हो जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट A कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, दैट इज m अपॉन A। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स या चांसेस या इवेंट्स। ठीक है, ये हमारी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी होती है। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 से बड़ी हो सकती है और 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन 1 से छोटी होती है या 1 के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कंडीशन बनाई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A हमेशा 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, 1 से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। 1 से बड़ी नहीं हो सकती, किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि पॉसिबिलिटी 100% से ऊपर हम लेते ही नहीं हैं। ठीक है, किसी भी इवेंट के प्योरली सक्सेसफुल यानी 100% सक्सेसफुल होने के लिए हम उसे श्योर इवेंट कह देते हैं। ठीक है, तो 100% से ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, 100% पे ही आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, या तो 0 के बराबर या उससे बड़ी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, या 1 के बराबर हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से हमेशा छोटी ही रहती है या उसके बराबर रहती है। ठीक है, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी की होती है हमारी। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस के हिसाब से हमने इवेंट्स को नाम दिए हैं। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट 0 आ जाए, ठीक है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट 0 आ जाए तो ऐसे केस में आपका जो इवेंट बनेगा वो इम्पॉसिबल इवेंट बनेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी के महीने में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो इस तरीके के इवेंट्स की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है, तो इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। प्रोबेबल इवेंट्स होते हैं जिनमें जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। जैसे अक्टूबर के महीने में बारिश होना, ठीक है, या कभी कभी फेब के महीने में बारिश हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी जहाँ बनी रहती है तो वहाँ पे प्रोबेबल इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है बिटवीन 0 एंड 1 लाई करती है। और श्योर इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होगी, जैसे आपके जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में बारिश होती है, क्योंकि वो बारिश के मौसम ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में वहाँ पे इवेंट श्योर हो गया आपका, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी उसको वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। यानी आप देखें कि प्रोबेबिलिटी आपकी 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, ठीक है। 0 होगी तो इम्पॉसिबल हो गया इवेंट, 1 और 0 के बीच में लाई कर रही है तो पॉसिबिलिटी है, कुछ हो सकता है 10% हो 20% हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और जब यही हम श्योर इवेंट की बात करते हैं तो ऐसे केस में 100% यानी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे कभी कभी आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी होती है लेकिन उसके अपोजिट प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। जैसे अगर मैं कह दूं आपसे कि आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 1/10, तो आज बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट एन इवेंट, यानी ये आपका नेगेशन ऑफ द इवेंट है। तो एक पॉसिबल और एक नॉट पॉसिबल इवेंट का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। यानी अगर आपके पास बारिश होने की पॉसिबिलिटी 1/10 है तो बारिश ना होने की पॉसिबिलिटी आप कैसे निकालोगे? 1 में से 1/10 माइनस कर दोगे, यानी 9/10 जो है वो बारिश ना होने की पॉसिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभी हम नेगेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक, इस फॉर्मूले का यूज़ करके, ठीक है। चलिए अब हम कुछ स्पेशल केसेस और कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो हालांकि आप पहले भी पढ़ के आए हो, तो थोड़ा सा इसको इलेबोरेट और करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम ले रहे हैं कॉइन्स के केसेस। कॉइन्स में जनरली आपके सिलेबस में क्लास 10th तक 3 कॉइन के केसेस आएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप सैम्पल स्पेस कैसे निकालोगे और टोटल इवेंट्स कैसे निकालोगे, ठीक है। बाद में हम पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बनाना सीख रहे हैं इसमें कुछ केसेस का, और इसमें हम सीख रहे हैं कि टोटल आउटकम्स कैसे निकालेंगे। तो जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो ऐसे केस में आपका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? या तो हेड बनेगा या टेल्स बनेगा। तो आपका सैम्पल स्पेस आ जाएगा H, T। तो यानी 2 आउटकम्स हैं आपके पास, तो टोटल आउटकम्स आपके पास आ गए 2। जब आप 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो तो ऐसे केस पे एक पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल्स आ सकता है, हो सकता है पहले पे टेल्स आ जाए दूसरे पे हेड्स आ जाए, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे केस में 4 केसेस बनते हैं। कौन कौन से? हेड टेल, यानी पहले पे हेड दूसरे पे टेल, हो सकता है दोनों पे टेल्स आ जाए तो हमारा बनेगा टेल्स टेल्स, फिर हमारे पास टेल और हेड आ जाएगा और फिर हेड और हेड आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हो HT, इसे 2 काउंट नहीं करेंगे, इसे एक सिंगल इवेंट काउंट करेंगे आप। TT अगर हम बोल रहे हैं तो ये भी सिंगल इवेंट काउंट किया जाएगा, ठीक है। ये सिंगल ट्रायल में हुआ है, यानी दोनों सिक्के आपने एक साथ उछाले हैं तो आपके पास इस तरीके के आउटकम्स बने हैं। आप देख रहे हैं कि आपके पास कंपाउंड इवेंट्स बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में टोटल आउटकम्स आपके पास आ गए 4। जैसे अगर मैं कह दूं 2 सिक्के उछाले हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड टेल, ठीक है। तो हेड टेल आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है? देखो एक यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है, तो अभी आपके एक से ज़्यादा हो गए ना, तो ये आपका कंपाउंड इवेंट बन गया। तो प्रोबेबिलिटी कंपाउंड के हिसाब से निकालेंगे, ये हो जाएगी, ये भी काउंट किया जाएगा, ये भी काउंट किया जाएगा, यानी 2/4 हो जाएगी, दैट इज़ 1/2, ठीक है। इसी तरीके से बेटा जब आप 3 कॉइन्स लेते हो तो 3 कॉइन्स के केस में टोटल आपके पास 8 केसेस बनते हैं। कैसे? तीनों पे हेड्स आ सकते हैं, तीनों पे टेल्स आ सकते हैं, हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, तीसरे पे हेड आ जाए, फिर आपके पास TTH यानी टेल टेल हेड हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, या टेल हेड हेड भी हो सकता है। तो ऐसे केस में 8 से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती हैं। तो जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करोगे तो आपके पास टोटल 8 आउटकम्स आएंगे,
ठीक है। तो जब आप सिंगल कॉइन टॉस कर रहे हो तो 2 आउटकम्स आएंगे एच और टी। जब आप 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो तो 4 आउटकम्स आएंगे। जब आप 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो तो आपके पास 8 आउटकम्स आएंगे। ठीक है। इसी तरीके से हम एक डाई और डाइस को रोल करें। ठीक है। जब आप सिंगल डाई को रोल करोगे तो सैम्पल स्पेस आपका बनेगा 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे केस में आप हर एक नंबर एक बार आ सकता है, एलिमेंट्री इवेंट है। ठीक है। तो ऐसे केस में आपके पास जो टोटल आउटकम्स निकल के आएंगे वो आ जाएंगे 6। लेकिन जब आप इस डाई को रोल करके कुछ कंपाउंड इवेंट्स भी बनाना चाहते हो, जैसे इवन नंबर ऑड नंबर का पीछे मैंने बताया था आपको, तो ऐसे केस में कंपाउंड इवेंट्स भी इनसे बनते हैं। ठीक है। जब आप एक डाई को रोल करते हो तो आपके पास ये 6 आउटकम्स अलग अलग आ सकते हैं। तो इसलिए आपके पास जो टोटल वैल्यू रहेगी आउटकम्स की वो हर केस में 6 ही रहेगी। ठीक है। अब देखते हैं जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं। जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास 36 आउटकम्स आते हैं। कैसे? ये मैंने आप यहाँ पे चार्ट बना के दिया है आपको। हो सकता है 1 1 आ जाए दोनों पे, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। पहले वाला नंबर पहले डाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा नंबर दूसरे डाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। नीचे फिगर में भी आप देख सकते हैं, देखिए पहले पे 6 आया है, दूसरे पे 3 आया है, तो ये एक इवेंट काउंट किया जाएगा। ठीक है। एक आउटकम 6 3 एक आउटकम काउंट किया जाएगा। ऐसे करते करते हमारे पास टोटल 36 आउटकम्स आ जाएंगे। ठीक है। चलिए अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू कर रहे हैं, केसेस ऑफ कार्ड्स। देखिए टोटल आपके जो कार्ड्स में पत्ते प्लेइंग कार्ड्स काउंट किए जाते हैं वो होते हैं 52। तो हर हाल में आपके पास जो टोटल आउटकम्स होंगे वो 52 ही होंगे। अब इसमें 2 कैटेगरी के कार्ड होते हैं, आप देख सकते हैं 13 + 13 यानी 26 ब्लैक कार्ड्स, 13 + 13 टोटल 26 रेड कार्ड्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एस है, एस से लेके 10 तक ये सारे के सारे आपके नंबर कार्ड्स होते हैं। तो यानी अगर मैं रो वाइज गिनूँ तो 10 10 10 10 टोटल 40 नंबर कार्ड्स हो गए। अब ये आप देख रहे हो कि इन कार्ड्स पे फेसेस बने हैं। ठीक है। तो इनको हम फेस कार्ड्स कहते हैं। ठीक है। हर कैटेगरी में यहाँ पे 4 कैटेगरी होती हैं कार्ड्स की। पहली होती है क्लब्स की, या फिगर पिक्चर से पहचान सकते हो। ठीक है। दूसरी होती है आपकी स्पेड्स की कैटेगरी, ये भी ब्लैक कार्ड्स में ही आते हैं। तीसरी होती है हार्ट की कैटेगरी, और लास्ट होती है आपकी डायमंड की कैटेगरी, ये दोनों रेड में आते हैं। तो कभी भी आपसे कभी भी जैसे पूछ लें व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, तो ये सारे के सारे 26 रेड कार्ड्स आप फेवरेबल आउटकम्स में काउंट कर सकते हो। आपसे पूछ लें ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ये सारे के सारे ब्लैक कार्ड आप काउंट कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी भी बनती हैं। ये आप देख रहे हो, इन्हें हम कहते हैं एस, ये बाकी नंबर्स के हिसाब से इन्हें काउंट किया जाएगा। ये आप देख रहे हो जे बना हुआ है, इसको हम कहते हैं जैक। ये क्यू देख रहे हो आप, इसे कहते हैं क्वीन। और ये के देख रहे हो, इसे हम कहते हैं किंग। तो टोटल हमारे पास 2 होते हैं, 2 ब्लैक किंग होते हैं, 2 रेड किंग होते हैं। तो टोटल 4 किंग होते हैं, और हर तरीके के कार्ड के 4 होते हैं। जैसे एसेस अगर आप देखो तो वो भी 4 हैं, 2 देखो तो भी 4 हैं, 3 देखो तो भी 4 हैं, ये 4 के पेयर होते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी किंग की पूछें तो आप 4/52 ले सकते हो। आपसे क्वीन की पूछें तो भी आप 4/52 ले सकते हो। आपसे एसेस की पूछें तो भी 4/52 ले सकते हो। जब आपसे कहें ब्लैक एस, तो ब्लैक एस के केस में आपके पास सिर्फ 2 ब्लैक एसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/52। ठीक है। आपसे कह दें एसेस ऑफ स्पेड, तो स्पेड में देखा जाए तो स्पेड ये रहा और उसका एस ये रहा, तो ऐसे केस में स्पेड में जो एस है वो सिर्फ एक है, दैट तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। तो इस चार्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है। हर तरीके के 13 पत्ते होते हैं। क्लब्स के भी 13 हुए, स्पेड के भी 13 हुए, हार्ट के भी 13 हुए, और डायमंड के भी 13 हुए। ठीक है। तो टोटल आपके पास 12 फेस कार्ड्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कभी फेस कार्ड्स की निकलवाएं तो 12/52 हो जाएगी, दैट इज़ 3/13। ठीक है। चलिए अब ये एक चार्ट बना हुआ है, जैसे ये पैक ऑफ कार्ड है तो 52 पैक का एक कार्ड होता है, जिसमें 26 रेड हो गए, 26 ब्लैक हो गए, 13 डायमंड हैं, 13 हार्ट हैं, 13 स्पेड हैं, और 13 ही क्लब हैं। ठीक है। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके यहाँ पे एक टेबल बना के दी है मैंने आपको। नंबर ऑफ कार्ड्स हैं ये, और ये आपके नंबर नेम ऑफ कार्ड्स हैं ये, और ये नंबर ऑफ कार्ड्स हैं। ठीक है। तो कितने हुए किंग? 4, जिसमें 2 रेड 2 ब्लैक। क्वीन कितनी है? 4, जिसमें 2 रेड 2 ब्लैक।
ये चार चार जितने दिख रहे हैं इसमें 2 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं। ऐसे ही जैक है आपका, एस है, फिर 2 3 4 5 और लास्ट पत्ता आपका 10 का होता है, तो वो भी 4 ही होते हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक। ठीक है, तो टोटल रेड कार्ड्स हो गए 26, टोटल ब्लैक कार्ड हो गए 26, टोटल फेस कार्ड्स हो गए 12 और टोटल नंबर कार्ड्स हो गए आपके 42। देखिए फेस कार्ड और नंबर कार्ड जोड़ेंगे तो 52 हो जाएंगे, रेड और ब्लैक जोड़ेंगे तो भी 52 कार्ड्स ही होंगे। तो अल्टीमेटली आपके टोटल आउटकम्स हर हाल में 52 ही होते हैं, जब तक पत्ते कम ना हो जाएं, क्योंकि कोई कोई कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कुछ पत्ते निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में ही टोटल आउटकम्स आपके बदलते हैं, अदरवाइज पूरे पत्ते गिने जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस थी, प्रोबेबिलिटी थी, जिसके कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा, समझा। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी का यूज़ कैसे करना है। तो पहली सिचुएशन मैंने ली है एक कॉइन को टॉस करने की। तो हमने एक कॉइन को टॉस किया है रैंडमली, प्रोबेबिलिटी निकालिए हेड और टेल की। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया था रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसमें आपको पता नहीं होता है कि क्या आएगा, लेकिन ये पता होता है कि हाँ इतना हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है जब आप एक सिंगल कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये तो पता है, लेकिन टॉस करने के बाद क्या आएगा ये आपको नहीं पता है। ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लिखोगे उसका सैम्पल स्पेस, तो वो आ जाएगा H, या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा। तो टोटल आउटकम आपके हर हाल में 2 ही रह जाएंगे। अब क्या है, अब जैसे पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की। तो हेड कितनी बार आ सकता है एक कॉइन को टॉस करने में, एक बार। ठीक है, तो ऐसे केस में फेवरेबल आउटकम्स हेड के 1 हो जाएंगे। आप ऐसे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवर में हेड के कितनी कंडीशंस हैं, 1, टोटल कितनी है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना आ जाएगा 1/2, यानी फेवरेबल अपॉन टोटल। ऊपर आपको लेने हैं फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल इवेंट्स और नीचे लेने हैं आपको टोटल इवेंट्स। ऐसे ही टेल्स भी एक ही बार आ सकते हैं, तो फेवरेबल टेल्स के भी हो गए 1, टोटल आपके 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स ये भी हो जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल यानी 1/2। ठीक है, चलिए अब हम एक डाई को रोल करने की सिचुएशन देख रहे हैं। जब आप एक डाई को रोल करते हो तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ऑन रोलिंग अ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, एन ऑड नंबर, अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले इवन नंबर ढूंढेंगे, फिर ऑड नंबर की पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे, फिर प्राइम नंबर की ढूंढेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर ध्यान से, तो सबसे पहले जब एक डाई को रोल करते हैं तो हम उसमें सैम्पल स्पेस बनाएंगे। तो सैम्पल स्पेस हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6। अब टोटल आउटकम्स यहाँ पे हर हाल में 6 रहेंगे। ठीक है, अब आपको इवन नंबर्स की पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो सैम्पल स्पेस में देखिए इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 4 एंड 6, यानी 3 कंडीशंस आपके फेवर में हैं। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड इवेंट हुआ। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर निकालना है, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितना हो जाएगा 3/6, क्योंकि फेवर में आपके 3 कंडीशंस हैं, 3/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो ऑड भी आपके पास देखिए कितना है, 1 3 एंड 5, तो भी आपके पास 3 फेवर में कंडीशंस हैं। प्रोबेबिलिटी फिर से आपकी 3/6 हो जाएगी, दैट इज़ 1/2। अब आप प्राइम नंबर निकालना है, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं, उसमें 1 इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो 1 को छोड़ दें अगर हम, तो 2 3 और 5 आपके प्राइम नंबर्स हो गए। तो ये प्राइम नंबर्स 3 फेवर बना रहे हैं, यानी आपके फेवर में 3 कंडीशंस हैं। तो फेवरेबल अपॉन टोटल जब करोगे तो ये आ जाएगा 3/6, दैट इज़ 1/2। तो इस तरीके से हम डाइस के केस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी किसी भी प्रोबेबिलिटी को क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप बनाओगे सैम्पल स्पेस, उसके बाद आप अपनी फेवरेबल कंडीशंस देखोगे, टोटल कंडीशंस देखोगे, फॉर्मूला लगाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, और उसके बाद आप अपनी वैल्यू डाल के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन। देखिए, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। यानी जब आप 52 कार्ड्स लेते हो तो उसकी शफलिंग करने के बाद आपको ये नहीं पता है कि कौन सा कार्ड आएगा, लेकिन आपको ये पता है कि टोटल 52 कार्ड्स हैं और इतने इतने कार्ड होंगे। लेकिन जब आप इसमें से कार्ड ड्रॉ करोगे, यू डोंट नो कि कौन सा कार्ड आएगा, तो इसका मतलब ये आपका एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया।
ठीक है। अब रैंडमली आपने इसमें से एक कार्ड निकालना है और आपको चाहिए एक किंग, और इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा किंग चाहिए। तो ऐसे केस में आपके फेवर में चार कंडीशंस हो गई, ठीक है। क्लब का भी किंग आ सकता है, स्पेड का भी आ सकता है, डायमंड का भी आ सकता है, और आपके पास हार्ट का भी किंग आ सकता है। तो ऐसे केस में चार किंग हो गए। तो जब आप एक किंग के कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ऐसे केस में आपके पास जो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे वो आ जाएंगे 4। अगर इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया होता कि इस तरीके का किंग निकालना है या इस तरीके का कार्ड निकालना है किंग का, तो वहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन ली जाती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिया है, तो हमको चार के चार किंग लेने पड़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, दैट इज़ 4/52 यानी 1/13। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक फेस कार्ड निकालना है। फेस कार्ड मैंने आपको बताए थे टोटल होते हैं 12, यानी 12 में से कोई सा भी फेस कार्ड आप निकाल सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो गए, 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो ये आ जाएगा 12/52, दैट इज़ 3/13। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था आपका प्रोबेबिलिटी का। तो इसमें मैंने आपको कई सारी नई चीज़ें समझाई हैं, कई सारी नई चीज़ें पढ़ाई हैं। शुरुआत हमने की थी एजम्पशन से, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई ट्रायल्स कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें रिजल्ट्स कैसे निकाले जाते हैं, इवेंट्स कैसे देखते हैं, ठीक है। फिर सैम्पल स्पेस कैसे बनाते हैं, ये सारी बातें हमने की। और लास्ट में हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले जाते हैं और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में कैसे आउटकम्स निकाले जाते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज कॉन्सेप्ट। इसी के साथ आपका प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पूरा होता है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।